तो ये रिएक्शन तो भले ही आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाए, लेकिन मैंने एमएस चौहान एक किताब आप लोगों को सजेस्ट की थी, एमएससी, और इसके अंदर जितने भी सवाल है हमारे पास में, उनमें आपको जरूर डेफिनेटली इस तरह के इंटीग्रेटेड सवाल मिलेंगे जहां पे बहुत सारे रिएक्शंस को क्लब करके बनाया हुआ है। गाइस, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर जी एडवांस 2024 में केमिस्ट्री का रिसोर्स में लेके आया हूं कि कहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसी के साथ में एक और सरप्राइजिंग न्यूज ये है कि बच्चों, इस बार का पेपर ऑलमोस्ट 70% एनसीईआरटी ड्रिवन था। यानी एनसीईआरटी में आपको मल्टीपल जो कॉन्सेप्ट्स उनको क्लब करके काफी सारे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करो, पेपर 1 जे एडवांस 2024 का केमिस्ट्री का ये देखेंगे, उसका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये गैसियस सेट से लिया गया है। ये सवाल आपको एनसीईआरटी के अंदर दो फॉर्मूलाज, जो कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और दूसरा फॉर्मूला जो होता है आपका दैट इज फॉर वीआरएमएस स्पीड, उनको दोनों को क्लब करके बनाया गया। तो आई थिंक आप एनसीईआरटी में मिल सकता है। नरेंद्र अवस्थी बुक जो मैंने रिकमेंड की थी आप सभी लोगों को, इसके अंदर काफी सारे आपको ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम लोग अपने कोचिंग मटेरियल में भी ऐसे क्वेश्चन कराते हैं। नंबर 2 सवाल की बात करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सवाल, नाइट्रस एसिड यानी आपको पी ब्लॉक के अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में एक क्वेश्चन मिल जाएगा जिस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से नाइट्रिक ऑक्साइड और HNO3 प्रोड्यूस होते हैं। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन था। अब बात करो तीसरे क्वेश्चन की, जो कि है एस्पार्टेम की स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी के अंदर एस्पार्टेम का जिक्र है, लेकिन एस्पार्टेम की स्ट्रक्चर नहीं दी हुई है। लेकिन हम लोग जो कोचिंग के जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं आप सभी लोगों को, कोचिंग के मटेरियल में आपको इसके बेसिकली रिएक्शन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिससे मिलके जिस बेसिकली रिएक्शन के थ्रू बनता है, उसके स्ट्रक्चर और उसकी प्रिपरेशन जरूर दी गई है। तो ये सवाल मैं कह सकता हूं कि इसकी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में डिटेलिंग में नहीं थी, बट हाँ ये हम लोग करवाते हैं, कोचिंग मटेरियल में जरूर करवाते हैं एस्पार्टेम की स्ट्रक्चर। ठीक है, देन आते हैं, बात करेंगे किसकी, ये सवाल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये सवाल बहुत ही आसानी से आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मतलब आपको ये वो बेसिक्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये सब में मिलेंगे। और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और जीआई का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब बात करो किसकी, 5th क्वेश्चन की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। बच्चों, ये जितने भी आपके पास में स्टेटमेंट दिए हुए ना, ये सारे के सारे स्टेटमेंट डायरेक्टली एटॉमिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे। यानी यहां पे भी कोई बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं थी, 1000 तरह की किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें आपको एज इट इज मिल जाएंगी एनसीईआरटी के अंदर। जितने भी फॉर्मूलाज थे बोहर के, जितने भी मैथमेटिकल मॉडल फॉर्मूला थे, उन सबसे ये आराम से डिराइव हो सकता है। अगला सवाल है ये जिसमें मल्टीपल कुछ रिएक्शंस दी हुई है। अच्छा, मैं एक और चीज देख रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेशली बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, यानी रिएक्शंस, बट वो बहुत सारी रिएक्शंस को क्लब कर देते हैं। जैसे यहां पे भी देखो एक रिएक्शन दिखाई गई है, तो मोरलेस ये जो रिएक्शन आपको दी हुई है, इसमें पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन का O2 से करवा रहा है फिनोल बनाने का, आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में मिलेगी। डायरेक्टली ये रिएक्शन मिल जाएगी एनसीईआरटी बुक के अंदर, जो कि आपको अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में फिनोल की प्रिपरेशन में दिख जाएगी। साथ ही में ये रिएक्शन वापस से दिखेगी जब आप कीटोन्स की प्रिपरेशन करते हो, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के अंदर। ये रिएक्शन जो इसमें दी गई है, ये सारी रिएक्शंस आपको मिल जाएंगी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में मिल जाएगी, कार्बोनाइल की रिएक्शन में। तो ये मैं फिर से इसको एनसीईआरटी की तरफ जाऊंगा, लेकिन अगेन क्लब की हुई रिएक्शंस है, बहुत सारी रिएक्शंस को जोड़ के एक सिंगल क्वेश्चन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपको एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल शो करना चाहिए। बच्चों, ऑक्टेट रूल तो डायरेक्टली एनसीईआरटी, मतलब इसके लिए तो कोई फर्दर रिसोर्स की तरफ भागने दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर लॉ ऑफ ऑक्टेट पढ़ते हैं हम लोग, ल्यूविस थ्योरी जो पढ़ते हैं हम लोग, ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे, लॉ ऑफ ऑक्टेट पढ़ते थे। तो देखो कितने सारे सवाल एनसीईआरटी से उठाए गए। अगला सवाल ये जो थर्मोडायनेमिक्स का है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि पिछली बार जो 2023 में थर्मोडायनेमिक्स पूछी गई थी काफी डिफिकल्ट थी। इस बार का थर्मोडायनेमिक का ये सवाल बहुत ही बेसिक मुझे लगा, और साधारण फॉर्मूला जो है हमारा एनसीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एच पे आधारित ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से, मतलब डायरेक्टली मत उठाओ, बट ये कह सकते हैं कि इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। साथ ही में जितने भी हम लोग कोचिंग मटेरियल या फिर जो एन अवस्थी बुक मैंने करवाई है, इसके लेवल 1 में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। लेवल 1 में इससे सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा। पीवी डायग्राम जो होते थे हमारे, जो वर्क डन से हम लोग, जो पीवी वर्क जो होता था या डायग्राम से हम लोग जब बेसिकली हमारे पैरामीटर फाइंड आउट करते थे थर्मोडायनेमिक्स के, डेल्टा यू डेल्टा एच इस तरह से। तो ये बहुत ही ईजी सवाल हो गया। अगला देखो, ये सवाल तो भाई साहब जेई मेंस का पीवाईक्यू है। ये पिछले जेई मेंस में पूछा गया सवाल है ऑर्डर का। हालांकि इस बार एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना आसान सवाल एडवांस पूछ लेगा, लेकिन ये सवाल लिटरली बहुत ही आसान था। ऐसे सवाल हम लोग बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं इन आर कोचिंग मटेरियल। अगला सवाल देखो, यहां पे ये है
कि एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन है। ये आप लोगों को मैंने एक सेशन करवाया था, मेरे 9 आवर का मैराथन करवाया था अपने एग्जाम से जस्ट पहले। उससे पहले मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चंस दिए थे केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। वहां पे मैंने इसी का एक हायर वर्जन रखा है, वहां पे सेम रिएक्शन कैरी आउट करके, यानी ये जो रिएक्शन पे दी हुई है कि एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के 4 बेसिकली स्वास्तिक जैसा एक अल्कोहल बनेगा, फॉलोड बाय हम लोग उसकी अटैक करवा रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, मैंने वहां पे यूज किया था। यहां पे एक कीटोन यूज किया है जो कि हेमीएसिटल बनेगा, और उसके अंदर मैंने पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर थे। तो यहां पे इस सवाल में पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप्स थे और ऑक्सीजन के काउंट पूछे गए थे। तो ये भी मैं बोल सकता हूं कि ये सवाल जो है ये मेरे ही मटेरियल से है, माय स्टडी मटेरियल जो मैंने आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवाया है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब आइए वेनेडियम ऑक्साइड जो दिए हुए, वेनेडियम के कार्बोनाइल, क्रोमियम के कार्बोनाइल, ये सवाल बहुत अच्छे लेवल तक का सवाल हो सकता था। ये सवाल के लिए हम लोगों को इनऑर्गेनिक की भारी भारी किताबें लगानी पड़ सकती थी, लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ चेंज करा नहीं है। इसमें सिंपली पूछा गया कि कौन सी स्पीशी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है निकल के टेट्रा कार्बोनाइल के साथ में। निकल के टेट्रा कार्बोनाइल के अंदर जो है एटम्स बस डायरेक्ट काउंट करने। तो जिस बच्चे ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना, जिस बच्चे को सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, जिस बच्चे को यह भी नहीं पता कि ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड है, कोई आइडिया नहीं है जिसको ज्योमेट्री का, वो भी बहुत आसानी से बना सकता है। तो ये तो भाई मैं इसको बोल दूंगा एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जब आप लोग पढ़ते हो बेसिक टर्म्स के बारे में, वहां से आप इसको सीधा सीधा कर सकते हो। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है, इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है, वेनेडियम का हमें एटॉमिक नंबर पता है, इलेक्ट्रॉन्स पता है, बस काउंट करना है। तो ये बहुत इजी सवाल हो गया और मुझे लगता है कि इस सवाल में एनसीईआरटी इज द बेस्ट रिसोर्स। अगला सवाल देखो, ये सवाल जो दिया हुआ है इसमें अगेन केमिस्ट्री के अंदर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल, अल्काइन की रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग मर्क्यूरस सल्फेट और मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में। ये प्रिपेयर करता है एक अल्डिहाइड कीटोन। तो डेफिनेटली ये जो सवाल आपके सामने दिया हुआ है इसमें मल्टीपल रिएक्शन यूज हुई है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो एनसीईआरटी का दिया हुआ है, आप में ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, प्लस क्लब की हुई रिएक्शंस है, बहुत सारे रिएक्शन जो उसमें दिए हुए ना, जैसे ZNHG लिया तो ये फिर आपको एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली मिलेगी, क्लेमेंसन रिडक्शन, और उसके अलावा फिर H3O हाइड्रोलिसिस करवा दिया। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ये सब रिएक्शन हमें एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं हमारे उनमें दी हुई है, कार्बोक्सिलिक के जो डेरिवेटिव्स होते हैं। तो मोर और लेस मैं कह सकता हूं कि एनसीईआरटी में है ये, और बाकी जो है ये कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस जो है उनको सम करके बेसिकली बनाया गया है। तो इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट जो यहां पे यूज किया गया है। इसके अलावा देखो इसके आगे ये भी दिया कि इसको ट्रीटमेंट किया CaCl2 के साथ में, और कैल्शियम के जो बेसिकली सॉल्ट्स होते हैं आपके, जो एल्कोक्सी सॉल्ट्स होते हैं हमारे इस तरह के, तो ये भी आपके ऑन हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं अल्डिहाइड कीटोन। तो ये भी मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा लिया गया है, बस मल्टीपल रिएक्शंस को क्लब करा हुआ है। अब बात कर लो किसके, अमंग द गिवन कॉम्प्लेक्सेस डायमैग्नेटिक स्पीशी। बच्चों डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग बहुत इजीली पढ़ते हैं, कहां पे, जब हम लोग पढ़ चुके होते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। ये लीजिए अगेन एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी से बेस्ट रिसोर्स मुझे अभी तक कोई लगा नहीं है, मतलब पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर कंप्लीटली हमारा रहा एडवांस का। मेंस में इस बार मैं मान सकता हूं 95% पेपर कंप्लीटली एनसीईआरटी से उठाया गया था। एडवांस के अंदर भी 70% के ऊपर हमें ओवरऑल कहां से दिखाई दे रहा है, एनसीईआरटी से। तो बच्चों अपने रिसोर्सेज को रेस्ट्रिक्ट करना सीखो, सही से यूटिलाइज करना सीखो। अगला आ जाओ, ये सवाल 14 क्वेश्चन जो दिया है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का, यहां पे गड़बड़ होगी, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से बिल्कुल परे है। और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आपको वैसे तो सिंगेज की एक बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, KS वर्मा, वहां पे मिल जाएगा, लेकिन हम लोग इसको पढ़ाते हैं तो मैं बेसिकली इसको लिख दूंगा कि कोचिंग मटेरियल है, कोचिंग नोट्स जो हमारे होते हैं जिसमें हम लोग इसको डेफिनेटली कराते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है, लेकिन ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए तो मैं इसको 70% ही बता रहा हूं, है ना। आगे बढ़ो, ये तो यार सिंपली मतलब ग्रुप 18 पहुंच जाओ दोस्तों, ग्रुप 18 P ब्लॉक, अगर ऐसे कैसे सारे स्ट्रक्चर दिख जाएंगे आपको, ये है एनसीईआरटी। या फिर आप VAC-PR थ्योरी जब आप पढ़ते हो तो इन सारे कंपाउंड्स का जिक्र हम लोग करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं, VAC-PR के अकॉर्डिंग की ज्योमेट्री बनाना सीखते हैं। तो ये पूरा का पूरा कहां से उठाया गया, एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि इसको कहीं और भी पढ़ाया जा सकता है।
अनडाउटली काफी सारे अच्छे किताब आते हैं जिनको हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए यूज करते हैं, बॉन्डिंग को अच्छे के लिए करते हैं, जेडी ली बाय सुदर्शन गुहा यूज करते हैं, लेकिन ये सवाल सिर्फ एनसीईआरटी की नॉलेज से सोल्व हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन जो है आपको इसमें बहुत सारे रिएक्शन दी हुई हैं। देखो ये रिएक्शन तो भले ही आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाए, लेकिन मैंने एमएस चौहान एक किताब आप लोगों को सजेस्ट की थी एमएससी, और इसके अंदर जितने भी सवाल है हमारे पास में उनमें आपको जरूर डेफिनेटली इस तरह के इंटीग्रेटेड सवाल मिलेंगे जहां पे बहुत सारे रिएक्शंस को क्लब करके बनाया हुआ है। अब यहां पे देखो एक ही रिएक्शन जो आपकी है, सबसे पहले रिएक्शन आपको दे दी अल्कीन्स का ओजोनेलिसिस, उसके बाद में बनाया अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को आपने करवाया एक्वस NaOH के साथ में अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल के बाद में आपने जो आपका कीटोनिक पार्ट था, अल्डिहाइडिक पार्ट था, उसको अपने इथाइलिन ग्लाइकोल PTSA के साथ में करवाया, उसको रिजर्व, एंड देन हम लोगों ने अटैक करवाया किसके ऊपर, अल्कीन के ऊपर। तो बच्चों अल्कीन और अल्काइन की सारी रिएक्शन जो यहां पे दी हुई हैं वो सारी आपको एनसीईआरटी मिलेंगी। हो सकता है कि वो क्लब्ड ना हो, है ना, मतलब वो हो सकता है एक साथ में ना पूछी गई हो, अलग अलग रिएक्शन जो थी आपकी एनसीईआरटी में गिवन, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके एक नया क्वेश्चन बनाया। और इसको तो मैं बोल दूंगा कि ये बेसिकली एक मिसलेनियस क्वेश्चन ही है, दिस क्वेश्चन इज नॉट डिराइव फ्रॉम एनी डायरेक्ट रिसोर्स, और इस तरह के लेकिन बहुत सारे रिएक्शन जरूर आपको मिल जाएंगे फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन प्लस अल्डिहाइड कीटोन वाली जो रिएक्शंस है हमारी, इनके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेंगे। कोई भी यहां पे यूनिक या बहुत अतरंगी कोई रिएक्शन नहीं है, सारे के सारे रिएक्शन आपको एनसीईआरटी के अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से मिल जाएगी, लेकिन उनको क्लब करके बस पूछा गया, तो ये एक ब्यूटी है। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको डिफरेंट को जो हमारे टेस्ट होते हैं, जो जिस तरह के हम लोग बेसिकली मॉक टेस्ट में जरूर हम लोगों ने प्रोवाइड करवाए हैं, जो हमारे AITS था, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज करवाई थी हमने, और उसमें जरूर आपको ये मिल जाएंगे सवाल। सिमिलर यहां पे भी है, देखो SO3H की रिएक्शन करवाना NaOH से और बनने वाले कंपाउंड का एक कॉन्सेंट्रेट HNO3 से जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देना, ये सवाल आपको फिनोल वाले चैप्टर में डायरेक्टली दिख जाएगा। हमने वहां पे ये भी पढ़ा है कि जो सल्फोनेशन होता है, डीसल्फोनेशन एक रिएक्शन होती है जहां से आप NaOH का अटैक करा के फिर से SO3H हटा के OH लगा देते हो। तो मेरा ये मानना है कि ये सवाल बिल्कुल भी बहुत ज्यादा कोई इस तरह से नहीं लिए गए कि अतरंगी है। एनसीईआरटी यहां पे बेस्ट रिसोर्सेज है फॉर इंडिविजुअल रिएक्शन, इंडिविजुअल जो रिएक्शंस हैं वहां पे मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो हमने मॉक टेस्ट्स कंडक्ट करे थे बच्चों, उन मॉक टेस्ट के अंदर जरूर आपको ये सवाल मिल जाएंगे जहां पे आपको ये क्लब्ड रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं, जहां पे आपको सीक्वेंसेस ऑफ रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं। ये आपको इंडिविजुअली जो होगी टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी, कोचिंग के मटेरियल्स में देखने को मिलेंगी। तो ये सवाल बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड उठा के लेके आए। अगला देख लो, यहां पे मैंने पेपर 1 फिनिश कर दिया, जल्दी से आते हैं क्विक रिवीजन लेते हैं पेपर 2 के ऊपर कि सवाल कहां से उठाए गए होंगे। जो सवाल एनसीईआरटी से नहीं होगा, जो सवाल हमारे मटेरियल में नहीं होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पे आते हैं सीधे, यस, डायरेक्टली एनसीईआरटी है दोस्तों, डायरेक्टली एनसीईआरटी। यार एक एनर्जी का ये फॉर्मूला हम सभी लोग पढ़ते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, माइनस का 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसी को पॉजिटिव कर दोगे तो बनती काइनेटिक एनर्जी, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में दी हुई है, उसी का एप्लीकेशन है ये। तो इसमें कोई बहुत अलग बात नहीं है। कोचिंग में हम लोग बहुत करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन हम लोग इससे भी हायर लेवल के क्वेश्चन ही करते हैं। तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है मेरे एंगल पे, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन लगा मुझे ये पूरे जेईई एडवांस 2024 के अंदर। अगला सवाल देखो, ये आप लोगों को सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है, सॉलिड स्टेट के अंदर एनसीईआरटी में आप लोगों को एनसीईआरटी का ये सवाल है जहां पे आपको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ाया गया है, और स्पेशली उस तरह के कंपाउंड में होता है जहां पे मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं, +2+3। तो ये वन ऑफ दैट क्वेश्चन है। आ जाओ, ये एल ग्लूकोज, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में रिएक्शन दी हुई है। क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि सर ग्लूकोज को जब HI से रिड्यूस करते हैं तो बनता है अल्केन, एक स्ट्रेट चेन। उस स्ट्रेट चेन को जब Cr2O3 के साथ में ट्रीट करेंगे तो ये देखो, ये बेंजीन वाले चैप्टर में, बेंजीन की प्रिपरेशन वाले चैप्टर में, तो ये बन जाएगी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। और फिर ये जो Cl2 एक्सेस में दी हुई है, ये भी आपके कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। बेंजीन की रिएक्शन है, Cl2H2 से ट्रीट करोगे, BHC बन जाएगा। BHC मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, करेक्ट आंसर होगा ये। इसको इसके कुछ पर्टिकुलर यूज भी हैं, शायद एज अ फर्टिलाइजर नहीं, आई गेस इसको इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं ना। चलो, ये सवाल अगर आप ढूंढ रहे हैं एनसीईआरटी में, नहीं मिलेगा।
मैंने इस सवाल को जेडी ली में ढूंढा, नहीं मिला। तो बेसिकली ये एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर आपको दिमाग लगाना था, और इस तरह के सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में सिमिलर कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट जरूर है, इनफैक्ट जेडीली में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं कि कौन से टाइप के जो हमारे पास में फॉस्फोरस के हैलाइड है वो स्टेबल हैं। जैसे कि SF6 बहुत स्टेबल है, HCl6 स्टेबल नहीं है, Cl का बड़ा साइज है, ऑक्टाइडल स्पीशीज स्टेबल नहीं होती। सेम वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटिवली यूज किया गया है कि PCl6- हाईली अनस्टेबल है, PCl4+ हाईली स्टेबल है क्योंकि वो एक अच्छा टेट्राहेड्रल स्पीशी बनाता है। तो इस तरह का जो सवाल था, यहां पे बच्चों आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे सवालों में क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगेगा। इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि डायरेक्टली वहां से आ गया, मैंने कर लिया, मेरा हो जाएगा, जिसमें दिमाग लगेगा। ऐसे एक दो सवाल और भी दिखे मुझे पेपर 2 के अंदर, इसलिए मैंने अपने फीडबैक में दिया था कि पेपर 2 मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा। पेपर 1 काफी कुछ डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया गया था। इनफैक्ट फिजिकल के क्वेश्चन भी समटाइम ऐसा होता है, फिजिकल के क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट बनाए जाते हैं एडवांस द्वारा, थोड़े से ट्रिकी रहते हैं और एनसीईआरटी में डायरेक्ट रिसोर्स मिलता नहीं है। बट इस बार मेजरली जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो एनसीईआरटी से उठाए गए। अगला सवाल ये देख लो भाई। अच्छा, ये भी वैसा ही एक सवाल है, इसमें भी आपका दिमाग लगेगा। इससे कोई भी रिसोर्सेज नहीं लगेगा आपको जहां पे आपको ये डायरेक्टली ऐसा का ऐसा मिल जाए। इसमें मैंने भी इस क्वेश्चन को जब अप्रोच किया था तो मेरा ये मानना था कि जैसे N2H4 की बात करें तो बच्चों N2H4 में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से जब आप N2 में जाओगे जीरो में, जब आप -2 से जा रहे हो किसमें, जीरो में, तो यहां पे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज हो रहा है। अब आप इन दोनों को बेसिक मीडियम में बैलेंस करो तो बैलेंसिंग से आपको इसका आंसर निकल जाएगा। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है वो इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब आप इसको भी आप बैलेंस करो, देन उसके बाद में आप ऑप्शंस को मैच करो। तो ये सवाल आसान था किस केस में, अगर आपने अपना दिमाग लगाया होगा। कहां से उठाया गया है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर काफी सारे इस तरह के सिमिलर कॉन्सेप्ट दिखते हैं। वैसा ही कुछ सवाल मुझे लगा, लेकिन इसके अंदर अगेन मुझे ऐसा कोई डायरेक्ट रिसोर्सेज नहीं मिले। इस सवाल को अगर आपको करना है तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या करेगा, अपना ही दिमाग लगेगा। इससे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ये थोड़ा मिसलेनियस कॉन्सेप्ट लगा। बट हाँ, अगेन मतलब रेडॉक्स का यूज है इसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज है यहां पे, तो ये आप लोग दिमाग जरूर लगा सकते हो। ऐसे सवाल तो फिर आपको एनसीईआरटी में बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्टली ये कंपाउंड को लेके इलेक्ट्रोलाइसिस कंडक्ट करना और इस तरह का कंपाउंड बनाना, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देन आता है ये क्वेश्चन सामने, इसमें मल्टीपल ग्रुप्स दिए हुए फंक्शनल और मल्टीपल ही कैटलिस्ट यानी मल्टीपल ही रिएजेंट दिए हुए। साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 से एनसीईआरटी है। CO2 का हाइड्रोलिसिस करना, किसी भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, एनसीईआरटी है। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड को लिनलार कैटलिस्ट से रिएक्ट करा के बनाना, एनसीईआरटी है। तो बच्चों ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी की मल्टीपल जो रिएक्शंस हैं, मल्टीपल रिएक्शंस हैं, उनको क्लब्ड कर दिया, तब जाके ये क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ है। और बहुत आसान ही सवाल था। अगर हम लोग इंडिविजुअली हर एक रिएक्शन को देखते जाएं तब जाके आपको ये रियलाइज होगा कि हां, कुछ रीजन बीच में ऐसे जिनकी वजह से फर्दर आने वाला अटैक पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सीक्वेंसिंग की गई है इसे हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये तो फिर दिमाग जो डायरेक्टली जिसने क्वेश्चन दिया उसी से लगा हुआ है। बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे जो कोचिंग मटेरियल्स होते हैं, स्पेशली जो हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते हैं, वहां पे जरूर आपको मिलेगा। ठीक है ना। चलो फिर ये देखो, कंपाउंड्स ऑफ परऑक्साइड लिंकेज। वैसे तो देखो ये सारे स्ट्रक्चर मैं अपने नोट्स में करवाता हूं। मैंने जब इस पेपर को डिस्कस किया था तभी भी मैंने बताया था कि किस तरह से हम लोग इंडिविजुअल एक कंपाउंड को जब ड्रॉ करते हैं तो ये चेक करते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कैलकुलेटेड कितनी आ रही है, ऑक्सी बॉन्ड कब बनेगा, पर ऑक्सी बॉन्ड कब बनेगा, मेटल मेटल बॉन्ड कब लगेगा। तो ये मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। बाकी ये कॉन्सेप्ट जो है जो मैंने यहाँ पे उठाया ये आपको जेडीली में मिल जाएगा। जेडीली में ये सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, तो ये एक क्वेश्चन आपको जेडीली से मिलेगा। शायद एनसीईआरटी में सभी इनके स्ट्रक्चर्स नहीं दिए हुए। फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स के दिए, सल्फर के ऑक्साइड दिए हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट एनसीईआरटी के अंदर भी इसका जिक्र है। मतलब काफी सारे के मिल जाएंगी, हो सकता है एक दो की नाम मिले, बट जेडीली के अंदर सारे जो ऑक्साइड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में दी हुई है, इनके प्रिपरेशंस, इनके रिएक्शंस और इनकी स्ट्रक्चर्स। अगला सवाल, ये सवाल जो है दोस्तों आपका चारकोल से ये कंबाइनेशन करके, बेटा एग्जैक्टली तो सेम नहीं कहूंगा, बट एनसीईआरटी में ऐसा एक डिट्टो क्वेश्चन है,
एक डिट्टो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली ऐसा ही सेम है। चारकोल यहां पे यूज किया गया है, कुछ चारकोल यूज हुआ है, कुछ नहीं यूज हुआ है, और इस तरह से रिलेट किया गया है। हालांकि ये सवाल किसी भी रिसोर्सेज से ना होते समय, मतलब ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्टली किसी रिसोर्सेज से उठाना था, इसमें बस दिमाग अपना ही लगाना था। ये सवाल तो आपको डायरेक्टली मिल ही जाएगा, इस तरह के सवाल काफी जगहों पे मिल जाएंगे, लेकिन ये सरफेस केमिस्ट्री कम, ये एक सिंपल मोल कंसेप्ट वाला सवाल ज्यादा था, तो ये दिमाग लगाने का सवाल था। मुझे लगता है कि ऐसे सवाल काफी सारे क्वेश्चन जो होते हैं इस तरह के, जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं ये, जिनको हम लोग अपने नोट्स में ऐड करवाते हैं। अगला सवाल देखो, वेसल 1 वेसल 2। ये सवाल मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैंने अपने क्लासरूम में आज भी डिस्कस किया था 12th क्लास के बैच में, तो उनमें से मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने सवाल बना लिया। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो सवाल है इसका डायरेक्ट सोर्स तो नरेंद्र अवस्थी बुक जो है उसमें सिमिलर क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि सिंपल एप्लीकेशंस है। मतलब देखो एनसीईआरटी भी जिस बच्चे ने अच्छे से कवर किए, जिसको डेल्टा टीबी की फॉर्मूला पता है, जिसको वांट ऑफ फैक्टर का आइडिया है, वो भी इन चीजों को यूटिलाइज करके इसको कर सकता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जैक्टली यही किताब इतने पेज नंबर से उठा लिया, ऐसा कोई सवाल नहीं है। ये इट्स अ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, दोनों ही के अंदर आपको मिसलेनियस कॉन्सेप्ट दिखेंगे। फिर आते हैं ये जो डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दिया हुआ है, देखो ये सवाल है बायोमोलिक्यूल का, और बायोमोलिक्यूल के अंदर जनरली जो आरएनए डीएनए के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी के अंदर भी ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। लेकिन ये दिमाग लगाना कि वहां पे कितना बॉन्ड एनर्जी हो सकती है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं, दैट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आई फाउंड। जो मेजोरिटी बच्चों ने चैलेंज फेस किया वो यही था कि स्ट्रक्चर को डिकोड करना कि कितने वहां पे नंबर ऑफ एच बॉन्ड्स रहेंगे। बट एनसीईआरटी के अंदर ये जिक्र है कि कितने बेसिकली, जैसे एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने नंबर ऑफ एच बॉन्ड्स होते हैं, या फिर ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं, तो वो है मतलब बेसिकली। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये भी मिसलेनियस कॉन्सेप्ट है, और मिसलेनियस कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, बट हाँ अगर आप इसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो तो आपको मिल सकता है, मतलब एनसीईआरटी से आपको आइडिया लग सकता है किसका, स्ट्रक्चर का। बाकी तो फिर ये बॉन्ड एनर्जी जो कंबाइन कर दी, उसमें फिर थर्मोकेमिस्ट्री ऐड कर दी उसने, थर्मोकेमिस्ट्री ऐड कर दी, थर्मोकेमिस्ट्री ऐड करने के बाद में थोड़ा सा डिफरेंट बन गया ये सवाल, ऐसा कुछ है। आने वाले अगले सवाल है, ये आपका रेडियो एक्टिविटी है, और रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल आउट है हमारे एनसीईआरटी से इन दिनों, और इसमें रेडियो एक्टिविटी कम, थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ज्यादा यूटिलाइजेशन था। मेरा ये मानना है कि ये सवाल शायद आपको रेडियो एक्टिविटी में मिल जाए, नरेंद्र अवस्थी में मिल सकता है, सिंगेज एडिशन है, सिंगेज एडिशन की बुक है केएस वर्मा, वो वहां पे सवाल आपको दिखेंगे। इस तरह के बहुत सवाल हैं, इस तरह के काफी सवाल हैं, एमिशन से रिलेटेड सवाल हैं रेडियो एक्टिविटी के अंदर, अल्फा बीटा डीके से रिलेटेड सवाल हैं। देन आओ अगला सवाल, ये आपको प्योरली एनसीईआरटी से मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी के अंदर इन सभी तरह के कंपाउंड्स के, सिमिलर कंपाउंड्स को डिस्कस किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो अटके हैं वो इस सवाल में अटके हैं। अगर आप सब लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आप लोगों का आंसर DSP2 आ रहा है या sp3। जितने बच्चे देख रहे हैं जरूर इसका आंसर देना, ये DSP2 आप निकाल रहे हो या फिर sp3, क्योंकि ये सवाल मुझे लग रहा है कि ये सिमिलर टू जो निकल टेट्राकार्बोनिल होता है उसी से डिराइव किया गया है, जिसमें हम लोग जो अपना S2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अंदर भेज देते हैं और देन वी गो फॉर दिस। तो ये इस तरह के काफी सारे सवाल हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिए हुए हैं जो आपको मिलेंगे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड VBT के एप्लीकेशन के अंदर। अब आ जाओ 13 सवाल कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर ये है, फेरिक्लोराइड टेस्ट दे रहा है, ठीक है साहब, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, NH2OH के साथ में रिएक्शन दे रहा है। ये सारे रिएक्शंस तो अपन ने पढ़े हुए, लेकिन इस तरह के रिएक्शंस को जो क्लब किया गया है ये तो मैं बोलूंगा कि IIT के जो एग्जाम की ही ब्यूटी है। ऐसे आपको कोई डायरेक्टली नहीं मिलेंगे कहीं से, नॉट टेकन डायरेक्टली, बट हाँ ये है कि बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं उनको क्लब किया हुआ है। मतलब ऐसा जरूर हो सकता है कि इस तरह का कंपाउंड देके फेरिक्लोराइड टेस्ट दे सकता है तो प्रिज्यूम करा लिया। तो ऐसे सवाल आप लोगों को, जो हमारा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेवरल टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां से जरूर आपको ये आइडिया लग सकता है कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड थे जो फेरिक्लोराइड टेस्ट देते थे, नहीं फिनोलिक ग्रुप होना, तो उसमें आपको ये सवाल मिलेगा। ठीक है ना बच्चों। दूसरी बात कि इसमें फिर आगे कंटिन्यू करके केमिकल रिएक्शंस और अल्डिहाइड कीटोन यूज कर ली, जबकि ये बहुत इजीली पढ़ते हैं अपन NH2OH का अटैक। उसके बाद में मिथाइल आयोडाइड का, ग्रिग्नार्ड का अटैक हम लोग बहुत आसानी से पढ़ते हैं, ये भी समझ लो किसमें कवर करते हैं, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक।
तो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक तो एक बेसिक रूट है, वो चाहे एनसीईआरटी से आप पढ़ रहे हो चाहे कहीं से पढ़ रहे हो, पर उस पर सवाल हर साल ही पूछे ही जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। चलो अब मैं आने वाले अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, 14वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक मोर और लेस क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी बेटा डायरेक्ट रिसोर्स नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होते हैं इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपको एमएस चौहान में मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। लेवल 2 के वहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफी सारे सवाल क्लब करके मिल जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली सवाल को उठा के लाना वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए हम लोग जब क्वेश्चंस को सिंथेसाइज करते हैं, जब हम लोग हर साल अकेडमी के लिए अपने सवाल करवाते हैं बच्चों को, तो उनको वहां से आइडिया लगता है कि अच्छा इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन आपको एक बार इंडिविजुअली तो हर एक रिएक्शन आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगी, इसमें एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो एनसीईआरटी में ना हो। चलो मैं डिस्कस करता हूं। जैसे उसने किसी को बोला कि डीकलराइज कर देगा ब्रोमीन वाटर, अल्कीन की रिएक्शन हो गई। शोज यू पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, यानी आपको मिथाइल कीटो वाले ग्रुप की टेस्ट हो गया, ये एनसीईआरटी है। तो इस तरह से तो मैं कह सकता हूं कि इंडिविजुअल जो रिएक्शंस हैं आपकी, इंडिविजुअल जो स्टेप्स हैं आपके रिएक्शंस हैं, वो उठाए गए हैं एनसीईआरटी से, लेकिन अगेन सारे जो कॉन्सेप्ट्स उनको क्या किया हुआ है, क्लब करके प्रेजेंट किया गया और फाइनली जो आपसे आंसर पूछा गया। तो ऐसे सवाल मेनली आपको या तो जो बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स होते हैं, कोचिंग जो टेस्ट कंडक्ट कराती हैं, एआईटीएस जैसे हमारा था, इसी तरह से जितने भी हमारे पास में टेस्ट सीरीज होते हैं, मॉक टेस्ट अपन देते हैं, वहां पर आपको दिखेगा। या फिर आप लोगों को जो हम लोग पीवाईक्यूज करते हैं, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन आपको कहां दिखेंगे, पीवाईक्यूज लगाने से आइडिया लगेगा, ठीक है ना। और देन कम्स वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में क्वेश्चन था, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है। और इस इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन के अंदर मे बी हाँ सॉल्ट एनालिसिस के अंदर ये दिख सकता है आपको। सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आप इस सवाल को देख सकते हो, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, टर्न ब्लू और पर्शियन ब्लू, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी सॉल्ट एनालिसिस के अंदर। और अगेन मुझे याद आता है कि मैंने वहाँ पे जिंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं देखा, तो मेरा ये मानना है, देखो इसके लिए जो एक बेहतरीन सोर्स होएगा वो है आपके, ये सवाल आपको उसमें नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में तो नहीं है, जेडी ली के अंदर आपको इसका जिक्र मिल जाएगा, या फिर हमारी जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की जो बुक है, हमारे जो हमारा लैब मैनुअल है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, उस लैब मैनुअल में जरूर इस तरह के टेस्ट दिए हुए हैं, उससे ये उठाया गया है। बाकी आपको दिमाग लगाना था, यानी एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद में हम लोगों को दिमाग लगा के ये सोचना था कि कहां से आएगा। देखो जेडी ली और एनसीईआरटी की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री दोनों में मिल जाएगा आपको इस तरह का सिमिलर रिएक्शन, है ना बच्चों, कि यहाँ पे जो KI की रिएक्शन करवाई जा रही थी, K3FeCN6 के साथ में, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें आयोडीन को आपने ऑक्सीडाइज कर दिया, तो यहाँ पे K4FeCN6 करके आपने इसको ये किया। तो इसको बेसिकली क्या नॉर्मल बैलेंसिंग है इस रिएक्शन में, तो नॉर्मली आपको इसको बैलेंस करना था, इसको आप 2 लगा दो, वहाँ पे 4 हैं और इस तरह से देखो बैलेंस है। तो मोर और लेस इस सवाल के अंदर सिंपली दिमाग लगाना था। फिर देखो उसने पूछा है कि कितने आयोडीन रिक्वायर्ड होंगे, आयोडाइड कितने KI रिक्वायर्ड थे, इसका आंसर भी शायद 2 ही दिया हुआ है, इसकी बैलेंसिंग ही करनी थी। तो ये दिमाग लगाने का सवाल था, ये डायरेक्ट इसका कोई रिसोर्स नहीं है। एनसीईआरटी के लैब मैनुअल में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ऐसा दिखाई दे, और दूसरा बाकी जेडीली के अंदर भी इस तरह की रिएक्शन का जिक्र है, लेकिन इसको करना कैसे है, इसको करना अपना दिमाग लगा के, ये कि इसको सिंपली बैलेंसिंग के लिए ले जाएंगे। आपको लगता है कि बैलेंसिंग नहीं हो रही तो फिर रिडॉक्स की रिएक्शन यूज करो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूज करो, जैसे -1 से 0 में जा रहा है, ये +3 से आपका +2 में जा रहा है, एन फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सेशन। अब बात करेंगे उन सारे बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अपने आप को विनर घोषित कर लिया है आने वाले साल के लिए, जो इस बार क्रैक नहीं कर पाए, जो आने वाले साल के लिए प्लान कर रहे हैं। एक बहुत ही अमेजिंग सा बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, दिस बैच इज फॉर ड्रॉपर 2025, और इस अमेजिंग से बैच को इनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना है CSA सर। इन दिनों सबसे ट्रेंडिंग कोड है CSA सर, जिससे आपको मिलेगा द बिगेस्ट बेनिफिट। जो हमारे 50,000 के कोर्सेज हैं, 60,000 के कोर्सेज हैं, वो सिर्फ आपको मिल जाएंगे 5499 में। तो डोंट स्किप दिस थिंग, दिमाग में रखें और एक्टिव रहें। 1 जून से बच्चों ये बैच शुरू हो रहा है। इसके अलावा और भी बेनिफिट होते हैं, आप मेरे सारे बैचेस के अंदर इनरोल कर सकते हो, किसी भी बैच के अंदर बैठ के आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हो। बाकी आपके जो कोर्सेज हैं, जो बैच आप इनरोल कर रहे हो, उसके अंदर आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हो स्टडी।
यहाँ पे दूसरी बात बताऊंगा आपको कि जे एडवांस का रैंक प्रेडिक्टर ऑलरेडी आउट हो चुका है। जस्ट जाइए हमारे वेबसाइट के ऊपर और लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्लिक कीजिए और फाइंड आउट कीजिए आपकी रैंक। इसके अलावा थर्ड चीज, अनअकैडमी सेंटर के ऊपर आप विजिट कीजिए एनीवेयर। वी आर हैविंग दिस यलगार 2.0 ऑफर, जहां पे कुछ लकी विनर्स को 100 लकी विनर्स को मिलने वाले हैं मैकबुक, आईपैड और रेफरल बुक्स। तो बेटा डोंट फॉरगेट और डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जल्दी ही से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को और स्टे ट्यून्ड विद योर वन एंड ओनली CSA सर, एंड वॉट एवर द कोर्स यू बाय, जस्ट पुट दिस code CSA sir and avail the best to best offers. Bye bye.